हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। तो आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिन्हें अक्षर कहा जाता है। इन अक्षरों को लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, अर्थात 11 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। स्वरों को भी अन्य अन्य भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। तो आइए इस पाठ को हम और विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। ये है हमारा पाठ 2, वर्ण विचार। पाठ में हम वर्ण के बारे में और विचार गहराई से करेंगे। इस चित्र में एक व्यक्ति मिठाई आवाज लगा रहा है। मिठाई वाला क्या आवाज लगा रहा है? वह मिठाई वाला आवाज लगा रहा है। यह एक शब्द है जो अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है। क्या है उसका? मिठाई वाला, अर्थात वह मिठाई बेचने वाला है। शब्द की रचना अलग अलग वर्णों से मिलकर हुई है। आओ देखते हैं ध्वनियां इसमें कौन कौन सी है। म हलंत ई, छ हलंत आ, ई, व हलंत आ, ल हलंत और आ। तो शब्द हमारा बन गया मिठाई वाला। इसमें ये सारी ध्वनियां मिलकर शब्द बनाती हैं। क्या बनाती है शब्द? मिठाई वाला। आप देख सकते हैं कि अलग अलग ध्वनियों के मेल से मिठाई वाला शब्द का निर्माण हुआ, मतलब मिठाई वाला शब्द बना जिसमें इतनी सारी ध्वनियां मिली। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं जिनके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है वह वर्ण कहलाता है। परिभाषा क्या है वर्ण की? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते। जिनको बोलने में हमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे क्या है? वे स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ आ, ई, उ, ए आई, ओ तथा औ। ये 11 स्वर होते हैं। अंग और अ स्वर में सम्मिलित नहीं है। अंग और अ अयोग वाहक है। मुख्यतः स्वरों के भेद होते हैं दो। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। कौन कौन से भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में हमें ध्वनि लंबी नहीं खींचनी पड़ती, छोटी ध्वनि रह जाती है, वे ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? अ, इ, उ, रि। ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। अब है दूसरा दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है और हमें कंठ से बोलते समय ध्वनि को लंबा खींचना पड़ता है वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये आ, ई, उ, ओ, औ, ए और आई इसमें सम्मिलित होते हैं। ये इनकी संख्या 7 होती है। अब है व्यंजन।
जिन वर्णों को स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजनों की सहायता स्वर करते हैं। किसमें करते हैं? बोलने में। व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, मतलब छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ड और ढ मिलकर अब इनकी संख्या 27 अर्थात 27 हो गई है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं, 27। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ण? क, च, ट, त, प। क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण। इन्हें 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम संक्षेप में कह सकते हैं क, च, ट, त, प। इन वर्णों में इन्हें बांट दिया गया है। क वर्ण में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ण में च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ण में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, द, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म में वर्गीकृत किया है। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन के रूप में इस वर्ग में आते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, अर्थात वे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं। इन व्यंजनों से ड और ढ के स्वरूप और ध्वनियों में अंतर आ जाता है। जैसे डर तो पकड़ और ढेर चतुर चढ़ाई, ठंड सड़क ढोल और बूढ़ा। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये कौन से हैं? य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय गर्म ध्वनि, गर्म सांस, गर्म वायु का निकलना होता है, उसे गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के मुख से रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। च, श, श, ह 4 व्यंजन हैं। कौन से? ये ऊष्म व्यंजन में सम्मिलित हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो परस्पर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। कौन कौन से? क्षत्रज्ञ और श्रमिक। श से क्षत्रिय, र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्रमिक 4 संयुक्त व्यंजनों में सम्मिलित है। श्रमिक बना है क हलंत और श से, त्रिशूल बना है त हलंत और र से, य बना है ज हलंत और त्र से, श हलंत और र से बना है श्रमिक। श के उदाहरण है पक्ष, रक्षा। त्र के उदाहरण है सत्र, चित्र और पितृ। और ज्ञ के उदाहरण है ज्ञानी, संज्ञा। और श्र के श्रमिक और शा। अब है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि का जैसी किसी अन्य ध्वनि का संयोग होता है तब वे द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। तो क हलंत और क मिलकर बनाते हैं कक, चक्कर, पक्का इसका उदाहरण है। अब है स्वर का व्यंजन के साथ प्रयोग किस तरीके से होता है। शब्द निर्माण के लिए सभी स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो स्वर होते हैं उनकी मात्राओं को व्यंजनों में लगा दिया जाता है, अर्थात स्वरों का प्रयोग हो जाता है। केवल अस्वर की मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। अन्य सभी स्वरों की मात्राओं के रूप व्यंजनों के साथ प्रयोग होते हैं। स्वरों की मात्राएं
निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर स्वर और उनकी मात्राएं हमें बताई गई हैं। पहला है अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वयं व्यंजन में सम्मिलित है। आ, इसकी मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, जैसे क के साथ में लगाई तो इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी का, और इसका एक उदाहरण बन जाएगा काला काला। अब है ई की मात्रा। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है, जैसे क व्यंजन में हमने अब ई की मात्रा का प्रयोग किया तो बन जाएगा की, जैसे किस्मत। किस किस ई की मात्रा के उदाहरण है। ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है और साइड में लगाई जाती है, और इसके उच्चारण से क वर्ण का उच्चारण हो जाएगा की। कीमत कीमत। कील, इसके उदाहरण। ऊ की मात्रा ये व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे ही क व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा लगाई तो उच्चारण हो जाएगा कु। कुरता कुर्ता, ऊ की मात्रा का उदाहरण है। आगे है ऊ की मात्रा, तो क व्यंजन के साथ में ऊ की मात्रा लगाने पर बन जाएगा कु। तो कुबड़ कुबड़, ऊ की मात्रा का उदाहरण है। री, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे ही क व्यंजन के साथ में हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा क्री। तो उदाहरण के लिए कृषक एक उदाहरण है। अब ए की मात्रा ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, और क व्यंजन के साथ में ए की मात्रा लगाते हैं, इसका उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। के, केशव एक उदाहरण है। अगला है आई की मात्रा। आई की मात्रा से, आई की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, और इसके प्रयोग से व्यंजन में उच्चारण में भिन्नता आती है। जैसे क व्यंजन के साथ में हमने अगर ए की मात्रा लगाई तो उच्चारण हो जाएगा कई, और इसका उदाहरण है कै कई, एक उदाहरण। ओ की मात्रा ये व्यंजन के साइड में लगाई जाती है और इस रूप में लगाई जाती है, जैसे ही क व्यंजन के साथ में हम ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा को। एक उदाहरण है ओ की मात्रा का कोमल कोमल। औ की मात्रा, औ की मात्रा भी व्यंजन के साइड में लगाई जाती है, यह इस तरीके से लगाई जाती है। जैसे ही क व्यंजन के साथ में औ का प्रयोग करते हैं तो बन जाता है कौ, कौन, कौआ, इसका एक उदाहरण है। अब है अयोगवह। अयोगवह दो है, अंग और अह। पहला अनुस्वार, इसे व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसके रूप में एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है। का उदाहरण है पतंग, बंदर, कंस, ये सभी अनुस्वार के उदाहरण हैं। दूसरा है अनुनासिका, इसे मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। इसकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे उदाहरण के लिए चांद, आंख, ये सभी अनुनासिका के उदाहरण हैं। विशेष यहाँ पर यह है कि ओ का उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि से होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। अब है विसर्ग। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के नाम विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है। इस विसर्ग के प्रयोग से ह की ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जैसे ही हम किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगाते हैं, अर्थात दो बिंदी लगा देते हैं, तो हमें स्वतः ही ह की ध्वनि का प्रयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि वहां हमने विसर्ग का प्रयोग किया है। इसके उदाहरण है पुनः, प्रातः और स्वतः। इस सभी तीनों शब्दों में हमने विसर्ग का प्रयोग किया है। र वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग। र का संयोग किसी अन्य वर्ण के साथ करने पर उस संयुक्त व्यंजन का रूप भिन्न हो जाता है। कैसे? पहला, अगर स्वर रहित र को आगे आने वाले वर्ण के ऊपर अर्थात रेफ के रूप में लगाया जाता है और
उससे पहले ही उसे बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कर्म है तो क और म और ऊपर रेफ की मात्रा, तो व्यंजन म से पहले हमें र का उच्चारण करना पड़ेगा। कर्म क्यों? क्योंकि रेफ की मात्रा ऊपर है और र स्वर रहित र होता है। दूसरा, र से पहले स्वर पाई वाला व्यंजन अर्थात क और फ या है आ जाए तो र उसके नीचे पदेन के रूप में अर्थात इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे क्रम, क्रम। तो क्रम में म का उच्चारण पहले और र का उच्चारण बाद में किया जाता है। तो र को दो रूप से, एक लेफ, दूसरा पदेन के रूप में लगाया जाता है। अब है, आइए इस पाठ में हमने क्या पढ़ा वो विस्तार से हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। वर्ण की क्रमबद्ध व्यवस्था ही वर्णमाला कहलाती है। अमात्रा लगने से पहले व्यंजन अरहित हो जाता है, मात्रा लगने से पहले ही व्यंजन अरहित हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।